नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त, मित्र, होस्ट, भाई एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां पर हम विधि से संबंधित वार्तालाप करते हैं। क्योंकि हमारे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही मात्र इतना है कि भारत में कोई भी व्यक्ति विधि से वंचित न रह जाए, विधि की जानकारी से अछूता न रह जाए। तो आइए इसी दिशा में एक जो बहुत दिनों से, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि अर्नब गोस्वामी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, अर्नब गोस्वामी वर्सेस कांग्रेस चल रहा था। पहले अर्नब गोस्वामी वर्सेस सोनिया गांधी चला, फिर अर्नब गोस्वामी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार चल रहा है लगातार कई बार से। और उसी कड़ी में चलते चलते अब बात जो है एक दूसरे को न देखने की, या ऐसे कह सकते हैं कि वो हम उनको नहीं पसंद करते हैं, वो हमको नहीं पसंद करते हैं, तो वो सरकार में बैठे हुए हैं, तो सरकार में बैठने के साथ साथ वो सरकारी तंत्र का प्रयोग भी करेंगे। इसको वो दिखाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने, शिवसेना ने वहाँ पर जिस प्रकार से एक पत्रकार के साथ न केवल अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, कि जिस प्रकार से कहा जाता है किसी लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया की स्वतंत्रता को, मीडिया के आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए। किसी भी एक अगर अच्छा लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो वहाँ पर मीडिया जो है वो बहुत अच्छी दिशा में चलनी चाहिए, तभी एक अच्छा लोकतंत्र पनप सकता है, फल फूल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हुआ नहीं। जब लगातार महाराष्ट्र सरकार के कारनामों को उजागर करने का प्रयास किया गया, सुशांत सिंह मर्डर केस में अभी तक हालांकि वो मर्डर है कि आत्महत्या है समझ में नहीं आ पाया है, एनसीबी जो है वो जाँच कर रही है, और सुशांत केस को भूल करके वो लगातार अपने दायरे को बढ़ाते हुए ड्रग्स के मामले में आगे बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से ड्रग्स का मामला हो। और लगातार बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटी उसमें गिरफ्त में आ भी चुके हैं। लेकिन सुशांत का क्या हुआ उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, और उसको लेकर के बिहार में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन उसी प्रदर्शन का एक हिस्सा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा, अगर मीडिया के द्वारा, किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई गई तो वो अर्नब गोस्वामी थे और रिपब्लिक भारत थी। और महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती थी, महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी न्यूज़ चैनल जो है वो इस प्रकार के प्रश्न करे। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, न केवल अपनी बल्कि आर्टिकल 21 में दी गई स्वतंत्रता का भी प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, और किसी सरकार से कुछ पूछने का भी अधिकार है, और हम न्यूज़ चैनल हैं तो हमें पूछना ही चाहिए, ताकि जनता और सरकार के मध्य में एक हेल्दी रिलेशनशिप स्थापित हो पाएगी। और उसी मामले में एक बार जो है, कई बार कोशिश की गई कि अर्नब गोस्वामी के मुंह को बंद कराया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और जब भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जो है वो पूरी शक्ति से, प्रखरता से राष्ट्र के समक्ष आता है, तो जो भी अराष्ट्रवादी, अराजक तत्व लोग हैं उनके मस्तिष्क में, उनके दिल में खलबली मस्ती चली जाती है। और वही हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप कई बार उनके ऊपर हमला भी करवाया गया, अर्नब गोस्वामी के ऊपर। लेकिन और एक बार उनको 12 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया था, फिर उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार फिर जो है उनके, न केवल उनको हिरासत में लिया गया बल्कि उनके पूरे परिवार को, उनकी माता को, उनकी बीवी को बहुत ही मुंबई पुलिस जो है बर्बर तरीके से पेश आई, और काफ़ी कुछ उनको प्रताड़ित भी किया गया। और अब अर्नब गोस्वामी को जेल में रखा गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब मामला सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट ने उनकी बेल को, जो इंटरिम बेल के लिए, जैसा कि आपको पता है कि CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 438 धारा 438 में इंटरिम बेल का प्रावधान किया गया है, जहां पर कोई बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई बहुआयामी व्यक्ति, कोई सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसे इस बात का खतरा हो कि अगर उसके इतने सारे दुश्मन हैं कि उसकी प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ वो उसकी प्रसिद्धि को कलंकित करने के लिए उस पर झूठा वाद दायर कर सकते हैं, तो उसके लिए इंटरिम बेल का प्रावधान किया गया है। और उसी प्रावधान के तहत अर्नब गोस्वामी ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएँ डाली, लेकिन वहाँ से उनकी याचिकाएँ खारिज हो गई और उन्हें अभी तक जेल में ही रहना पड़ा था। लेकिन आपको ये बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट तक महाराष्ट्र सरकार का जो है वो प्रभुत्व रहता है। किसी भी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है वहाँ पर राज्य सरकार का प्रभुत्व होता है। लेकिन जब मामला 438 CRPC के अंतर्गत, और साथ ही साथ 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो कल उस मामले की सुनवाई हुई, और सुनवाई में ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे और जस्टिस अशोक भूषण भी थे। तो उन्होंने
जो ये हरीश साल्वे थे, इनके वकील थे, इनके लर्न काउंसिल हरीश साल्वे जी सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी का पक्ष रख रहे थे। और उन्होंने अपनी बात बताते हुए कहा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार के जो काले कारनामे हैं, उनकी जो गतिविधियां जो देश विरोधी हैं, प्रदेश विरोधी हैं, जनता की विरोधी हैं, उसको उजागर करने का जो परिणाम मिल रहा है, तो क्या इस देश में एक व्यक्ति को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से दबाया जाएगा? और ख़ास करके जब वो व्यक्ति मीडिया से संबंधित है, एक चैनल का एडिटर इन चीफ है, खुद उस चैनल का संस्थापक है, क्या वो सरकार से किसी भी मामले में सवाल सीधे नहीं पूछ सकता है? तो कपिल सिब्बल जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। तो उनसे जब जस्टिस ने पूछा कि क्या इस प्रकार से होना चाहिए, तो उन्होंने अपने पक्ष रखा कि इन्होंने इस प्रकार से सरकार की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो जस्टिस ने सीधे ही उस बेंच ने उनसे प्रश्न पूछा कपिल सिब्बल से कि आप ये बताइए कि क्या जिस अपराध के लिए उन्हें अंदर किया गया है, जेल में भेजा गया है, क्या ऐसा कोई सीधा अपराध बनता है, कोई ऐसा हीनियस अपराध बनता है, या जो आप कह रहे हैं सेक्शन 306 का मामला ऐसा बनता है कि उनको डायरेक्ट हिरासत में ले लिया जाए? IPC 306, अब आपको IPC 306 पर भी चर्चा करनी है। IPC 306 जो है वो अबेटमेंट टू सुसाइड होता है। तो क्या ऐसा किसी के सुसाइड के अबेटमेंट का मामला उनके ऊपर बनता है जो 306 का चार्ज लगा करके उनको अंदर किया गया है? ऐसा प्राइमा फेसी कोई मामला दिख नहीं रहा है। और ऐसे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना ये सीधी तरीके से पुलिस और सरकार के मनमानेपन को दर्शाता है। ऐसे में हम अर्नब गोस्वामी को तुरंत 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत राशि पर तत्काल छोड़ने की इजाज़त देते हैं। और जो लोअर कोर्ट्स में प्रोसीडिंग है वो चलती रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तत्काल उन्हें इंटरिम बेल दी जाती है 50,000 के निजी मुचलके पर। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बेल होती है तो वो एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरा जाता है, ताकि व्यक्ति जितने समय के लिए उसको बेल दी गई है उसमें व्यतिक्रम ना करे, जिन शर्तों के साथ उसको बेल दी गई है, इसके लिए किया जाता है। तो उनको दी गई। और साथ ही साथ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से और महाराष्ट्र सरकार से भी ये पूछा कि क्या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है? क्या राज्य में संविधान का प्रवर्तन है? क्या संविधान अब राज्य में सही स्थिति चल रही है? क्या आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो व्यक्ति को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं व्यक्ति को, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जीओ पार्टीज, जो भी उसको स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, साथ ही साथ गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, साथ ही साथ उसको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उस पर जो 19+2 में जो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो ऐसा कोई ग्राउंड बनता नहीं है कि जिसके लिए उसको जो है अंदर किया जाए। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को के साथ साथ प्रशासन को और साथ ही साथ कपिल सिब्बल जी को भी फटकार लगाई गई है कि इस प्रकार के मामले जो है, आप लोग तो कम से कम इतना समझिए कि संविधान में CRPC और IPC में किस प्रकार के प्रोविज़न किए गए हैं। और उन्होंने साथ ही साथ जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जिस बेंच ने सुनवाई की थी, उनसे भी ये प्रश्न पूछा है साथ ही साथ कि आपने किन ग्राउंड के आधार पर इंटरिम बेल को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में ये मामले हाईलाइट हुए और काफ़ी चर्चा में है। और जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको 50,000 के निजी मुचलके पर मिल गया है जमानत। तो ये मामला विधि से संबंधित था। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहता है, अगर वो व्यक्ति उसके चेहरे को नहीं पसंद करता है, उसके विचारों को नहीं पसंद करता है, तो ये उसका व्यक्तिगत रंजिश हो सकता है, उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। लेकिन किसी व्यक्तिगत दुश्मनी, और सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने लगेगा तो सरकार और राज्य कैसे चलेगी? इतना बड़ा राज्य है, इतनी जनसंख्या है, उनको देखना है। और अगर आप एक व्यक्ति से दुश्मनी लेकर के बैठ जाएंगे तो कैसे सरकार चला पाएंगे? और साथ ही साथ आप व्यक्तिगत दुश्मनी निभाइए, लेकिन सरकारी तंत्र का प्रयोग करके नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस की बेंच ने ये भी कहा कि आप व्यक्तिगत दुश्मनी निभाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे राज्य में संविधान पर और जो भी प्रोसीजर्स व्यक्ति की स्वतंत्रता के हैं, एक व्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता के जो प्रोसीजर संविधान में दिए गए हैं, जो संविधान का मौलिक स्ट्रक्चर भी है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई विभेद पैदा नहीं होना चाहिए। और अगर इस प्रकार से विभेद हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है, कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये कोट किया जस्टिस ने, कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इंटरफेरेंस नहीं लिया, संज्ञान में नहीं लिया इसे,
तो वहाँ पर जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, व्यक्ति की गरिमा जो है वो खतरे में आ जाएगी और संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार खतरे में आ जाएंगे। और जो कि फंडामेंटल राइट्स का सीधा गार्जियन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे में उनकी ये टिप्पणी जो है काफ़ी हद तक लाभदायक भी है और अच्छी भी है और अच्छा भी लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है और आप सब लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से कोई टिप्पणी की है, किसी जस्टिस ने इस प्रकार से टिप्पणी की है। तो आशा है कि आपको इससे जानकारी से लाभ मिलेगा, आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना ध्यान रखिए। आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।